नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप सभी का स्वागत है टीवी 45 के इस खास पेशकश में। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का चौथा दिन था। 1932 खतियाना आधारित स्थानीय नीति विधेयक सदन से पारित कर दी गई है। बिना किसी संशोधन से सदन से पारित किया गया है विधेयक। तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरी के लिए स्थानीय युवाओं को प्राथमिकी देने के प्रावधान है। पिछले सत्र में पारित होने के बाद राज्यपाल ने विधेयक वापस लौटा दिया था। बताते हैं, चले हम एक बार फिर से झारखंड विधानसभा शीतकालीन सत्र के दौरान 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति विधेयक सदन से पारित कर दी गई है। बिना किसी संशोधन के सदन से विधेयक पारित किया गया है। तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरी के लिए स्थानीय युवाओं को प्राथमिकी देने के प्रावधान है। पिछले सत्र में पारित होने के बाद राज्यपाल ने विधेयक वापस किया था। राज्यपाल ने अटॉर्नी जनरल से लिया था बिल पर सुझाव। अटॉर्नी जनरल ने स्थानीय व्यक्ति शब्द की परिभाषा को लेकर खड़ा किया था सवाल। 1 दिसंबर को राज्यपाल से वापस लिया गया था बिल। आपको बता दें कि 1 दिसंबर को राज्यपाल ने बिल वापस किया था। 11 नवंबर को विशेष सत्र में पारित करवाया गया था विधेयक। अटॉर्नी जनरल की ओर से पैरा 27 में जो सुझाव दिया गया है, नेता प्रतिपक्ष ने विधेयक को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा किया है। सरकार विधेयक को कानूनी पेच में फंसाए रखना चाहती है, ऐसा नेता प्रतिपक्ष का कहना है। और इसी मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक भारती जुड़ चुके हैं। अभिषेक, 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति विधेयक सदन से पारित कर दी गई है। बिना किसी संशोधन के सदन से विधेयक पारित किया गया है। तो सवाल यह है, क्या स्थानीयता का परिभाषा मिल चुका है? आयुष, जो आपने सवाल पूछा, इस सवाल में एक शब्द है स्थानीयता, स्थानीय। विडंबना यह है कि झारखंड राज्य को बने हुए 23 साल हो गए, लेकिन 23 साल में अब तक यह परिभाषित नहीं हो सका कि झारखंडी कौन है। मतलब बिहार में बिहारी परिभाषित है, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया परिभाषित है, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश का बासिंदा परिभाषित है, बंगाल का बंगाली परिभाषित है, असम का आसामी परिभाषित है, लेकिन एकमात्र राज्य फिलहाल झारखंड ऐसा है जहां का झारखंडी परिभाषित नहीं। देखिए, स्थानीयता का विधेयक एक बार फिर से सदन से पास हो गया, लेकिन इस स्थानीयता के विधेयक को कैसे समझा जाए, क्या इसके मायने हैं, समझने के लिए मेरे साथ 2 लोग हैं। पहले मेरे दाईं तरफ बैठे हुए पुष्कर महतो साहब हैं, झारखंड आंदोलनकारी हैं, झारखंड आंदोलन के एक बड़े नेता है। आज भी झारखंड आंदोलन को लेकर के, आंदोलनकारी शब्द को लेकर के इनका संघर्ष जारी है। मेरी बाईं तरफ प्रदीप तिवारी है, सर्वभाषा संघर्ष समिति जो है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। 1932 स्थानीयता के कटु विरोधी। विडंबना यह है कि ये हेमंत सोरेन के समर्थक हैं, लेकिन 1932 आधारित स्थानीय नीति के ये विरोधी हैं। दोनों से मैं बातचीत करूंगा। सबसे पहले मैं पुष्कर राय बात रहा हूं। पुष्कर था, आज फिर एक बार सदन के पटल पर 1932 स्थानीयता आधारित विधेयक रखा गया, पास हुआ। इससे पहले भी पास हुआ था। उसके बाद फिर 3 लोगों का बयान मैं आपको बताता हूं। नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी कहते हैं कि सरकार स्थानीयता को कोर्ट के केस में फंसाना चाहती है, कोर्ट के चक्कर पेच में फंसाना चाहती है, इसीलिए ऐसा विधेयक लेकर आ रही है। मजबूरी है बीजेपी के साथ कि वो इसका विरोध नहीं कर सकती, कांग्रेस के साथ मजबूरी है कि वो इसका विरोध नहीं कर सकती, लेकिन समर्थन भी करे तो कैसे करें, समर्थन भी नहीं कर सकते। इसके बाद सरयू राय कहते हैं कि सरकार जो है उसकी नियत मंशा जो है वो साफ नहीं। झारखंड आंदोलनकारी पुष्कर महतो इसको कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको धन्यवाद करता हूं कि हाउस के अंदर में अगर विधेयक पास हुआ है तो उसको हम स्वागत करते हैं प्रथम दृश्य में। और प्रथम दृश्य में और कौन ये चूंकि बहुत प्रतीक्षित मांग रही है, झारखंड के लोग इसके लिए काफी संघर्ष करते रहे हैं और झारखंड के हर मुद्दे को लेकर एक संघर्ष करते रहे हैं। जैसे कि एक माँ बच्चे को जन्म देने के लिए संघर्ष करती है, उसी तरह से यहाँ हर मुद्दे के लेकर संघर्ष करना पड़ता है, शहादत देना पड़ता है लोगों को। और इससे ये 32 का खतियान को लागू कराने के लिए या बातों को लाने के लिए, स्थानीयों को परिभाषित करने के लिए लगातार यहाँ के लोग संघर्षरत रहे हैं।
जैसे राज्य बना उसी तरह से लोग संघर्ष किए, हर मूल्य को लेकर संघर्ष किए। अब हाउस के अंदर में, हाउस में विधेयक बनना चाहिए, विधायक इसी के लिए चुने जाते हैं कि वो राज्य का तरक्की कैसे हो, विकास कैसे हो, शांति बहाल कैसे हो, राज्य में राज्य समृद्धशाली कैसे हो, एक एक आदमी का, जन का कल्याण हो। हाउस में ही बात उठती है कि मुझे उस घर में, राजनीति की परिभाषा है कि मुझे उस घर में दिया जलाना है जहां वर्षों से अंधेरा है। तो आखिर मुद्दे जब आए हैं तो हाउस में इसका विधि सम्मत अगर पास होता है, सर्वसम्मति से पास होने से एक अच्छा मैसेज जाएगा कि चूंकि एक बहुप्रतीक्षित मांगे हैं, पक्ष क्या कहता है, विपक्ष क्या कहता है, ये पक्ष विपक्ष का बातें नहीं है। राज्य को खुशहाल और समृद्धशाली और शांतिपूर्ण राज्य को बनाने का एक बड़ा मिशन होना चाहिए हर विधानसभा में बैठे लोगों का। लेकिन 32 का खतियान की बातें आती है, 32 लागू हो, स्थानीय परिभाषित हो, ये बातें नहीं आती है। तो ये जानना चाहिए, ठीक आपने कहा कि राज्य बन गया, तो राज्य बना है देश के अंदर में, सिर्फ झारखंड ही नहीं बना है, कई राज्य बने हैं। संविधान की धारा 3A के तहत भाषा और संस्कृति के तहत सबकी एक अलग आइडेंटिटी है, सिर्फ झारखंडी का आइडेंटिटी नहीं है, नहीं बना है। हमारा आइडेंटिटी क्या बना है? हमारा एक सस्ता मजदूर के रूप में हमारा जो पहचान बना है, जबकि इस राज्य के लोग लगातार अपने आइडेंटिटी के सवाल पे 1 जनवरी 1948 को देश आजादी के बाद अपनी अलग पहचान को लेकर सबसे ज्यादा शहादत देने वाला पहचान के सवाल पे खरसवां गोलीकांड आपको ताजा होगा। जान लीजिए कि लोगों ने पहचान के सवाल पे हजारों की संख्या में शहादत दे दिया, लेकिन अपने आइडेंटिटी को मरने नहीं दिया। उसी तरह से आज स्थितियां हैं कि 1932 को लेकर देखिए कि किस तरह से सड़क से लेकर सदन के अंदर में जद्दोजहद होता रहा है, एक लंबा डिबेट होता रहा है। तो क्या इसका समाधान क्या होना चाहिए? मैं ये हाउस के अंदर के लोगों से और जो आला अधिकारी है, राज्य के आला अधिकारी, अरे यार दूसरे राज्य में क्या व्यवस्थाएं हैं उसको तो लागू करो, उससे तो सबक सीखो। आप दुनिया जहां दूसरे कंट्री जाते हो तो आप मैं एक बार प्रदीप तिवारी भी मेरे साथ हैं। प्रदीप जी, स्थानीयता का विधेयक एक बार फिर पास हो गया है। पिछले बार मुझे याद है आप ताल ठोक के डंके की चोट पर कहे थे कि लागू हो नहीं सकता है, इस बार फिर क्या यही बात है? आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, नमस्कार, जोहार। मैंने पहले भी कहा था और मेरी बातें आज स्पष्ट परिलक्षित हो रही हैं। फिर से हेमंत सोरेन ने राजनीति किया। आप साधारण सी बात है, जब महामहिम ने कुछ तथ्यों पे आपत्ति जताकर वापस किया कि आप इसको सुधार करके भेजिए, लेकिन हेमंत जी को करनी है राजनीति 32 के। हेमंत जी ने सभी पार्टियों की इस मामले पर राजनीति करनी है, फिर से पास करके भेज देंगे, फिर वहां पड़ा रहे, फिर वापस आएगा। होना यही है। मैंने शुरू से कहा था और आज भी कह रहा हूं, 32 प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। स्थानीयता को आप खतियान को आप स्थानीयता का आधार नहीं बना सकते। जब हाईकोर्ट ने वर्डिक्ट किया था और दिया था स्पष्ट सामने, और अब मैं तो स्पष्ट बोलता हूं, बगल में मेरे बड़े भाई पुष्कर दा भी हैं, कहे ना आप लोग जब हाईकोर्ट के फैसले के अगेंस्ट आप लोग चल जाइए सुप्रीम कोर्ट ना कि 32 को आधार बनाइए। कहे आप लोग उधर का बॉल इधर, इधर का बॉल उधर फेंक रहे हैं। और अभी जो बोल रहे हैं 1932 मैंने कि आज तक झारखंड के लोग, दुर्भाग्य है, इनका कहना है दुर्भाग्य है, ठीक है, आज तक झारखंड के लोग, झारखंडी कौन ये परिभाषित नहीं हो सका। भैया रघुवर दास ने 2018 में, दादा को देख के लगता है दादा बहुत पुराने आंदोलनकारी, मैं बहुत सम्मान करता हूं दादा का, लेकिन जब रघुवर दास ने 1985 को एक दिन में संकल्प पत्र लाकर स्थानीयता का आधार बना दिया, रघुवर दास की कैबिनेट ने एक दिन में स्थानीयता का आधार बना दिया ये 1985 को, उस समय दादा लोग तो कोई सड़क पर इस निर्णय के विरोध में नहीं नजर आए। भाई उस समय भी तो विरोध करना चाहिए। 1985 को आधार बनाकर उन्होंने कईयों को नौकरियां दे दी, उस समय भी तो आप लोगों को विरोध करना चाहिए। उसमें तो कोई जो सो कॉल्ड आज अपने आप को का बाघ हसियारा का बोलते चल रहे हैं, वो लोग कोई तो नहीं नजर आए 1985 को। जब 2018 की बात है, आज से 5 साल पहले, सभी उस समय होश में होंगे। दादा हमारे पुराने आंदोलनकारी, दादा का बहुत सम्मान है हमारे मन में, लेकिन दादा भी तो उससे उस समय विरोध में नहीं आए। और आज देखिए, मैंने फ्रॉम डे 1 कहा था, किसी और आपके कुछ कड़े शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं कि किसी पार्टी की औकात नहीं है कि 32 का विरोध कर सके, और किसी पार्टी में औकात नहीं है कि 32 को लागू कर सके। अगर ठीक है राजभवन से वापस आया, अटॉर्नी जनरल
जो है देश के सम्मानित लोग हैं, वो लोग भी तो संविधान और कानून पढ़ के उन्होंने कुछ सलाह दिया होगा। अब हेमंत सोरेन उस सलाह को भी दरकिनार कर दिया। हड़बड़िए बियाह कनपट्टी सिंदूर आपने सुना था ना, वही हो रहा, और कुछ होने वाला नहीं, 32 नहीं लागू होने वाला। पुष्कर जवाब देना चाहिए। नहीं, उन्होंने बहुत अच्छी बातों को तथ्यों के साथ रखा। जहां तक हम लोगों की बात है विरोध का, समर्थन का, तो हमने ना उस समय 85 का समर्थन तो हम लोग कभी नहीं किए थे। हम लोग आज भी चाहते हैं कि हर किसी की एक पहचान है। मैं आइडेंटिटी की बात कर रहा हूं, कि हर किसी की एक पहचान होती है। वो पहचान झारखंड में सुनिश्चित होना चाहिए, स्थानीय नीति लागू होनी चाहिए। हम फिर से कह रहे कि राज्य में शांति बहाल कैसे होगी। तिवारी जी डंडा लेके लड़ाई लड़े, महतो जी डंडा लेके लड़ाई लड़े, राज्य इसके लिए नहीं बनना है। राज्य समृद्धशाली राज्य कैसे बनेगा? आज झारखंड एक ऐसा प्रांत है जिसमें वो कुव्वत है कि सऊदी अरब से भी बहुत खुशहाल राज्य बन सकता। यह तमाम नहीं दादा, मेरा सवाल ये कि प्रैक्टिकली 1932 खतियान आधारित स्थानीयता लागू करना पॉसिबल है? मतलब आपको लगता है? देखिए, कहते हैं कि एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब कुछ संभव है। इस राज्य में जो बैठे हैं आला अधिकारी, मैं फिर से कह रहा हूं, आला अधिकारी नहीं चाहते हैं कि राज्य में शांति बहाल हो। सभी लोग दुकानदारी चला रहे हैं, आला अधिकारी लोग, वो लोग चाहते हैं कि राज्य के लोग लड़ते रहे, बिखरते रहे, कोई डोमिसाइल के नाम से लड़े, कोई कुछ के नाम से लड़े। अगर चाहे तो आज अगर सदन से पास हुआ है 32, तो लागू कैसे होगा? विधानसभा सर्वोच्च पंचायत है, विधानसभा राज्य की सर्वोच्च पंचायत है, और सर्वोच्च पंचायत का जो डिसीजन होता है उसको कोई कोर्ट नहीं काट सकता है। अपने आप में विधानसभा में जो होता है वही कानून बनता है। तो इसलिए अगर मजबूती के साथ अगर लागू कर सकता है तो इसके साथ साथ स्थानीय नीति को भी लागू करो, नियोजन नीति को भी लागू करो उसी के साथ साथ, क्योंकि और उसमें कानून को प्रावधान कर दे कि 15 वर्षों तक लगातार 15 वर्षों तक स्थानीय नीति के आधार पर यहाँ के युवाओं को नियोजन दिया जाए। ये तय होनी चाहिए ताकि यहाँ के लोग भी समृद्ध हो, पलायन नहीं हो, कुपोषण का शिकार नहीं हो। यहाँ भी लोग देखिए कि हजारों हजार के शोक नीति नहीं रहने के कारण मानव संसाधन, समझिए कि जो समृद्धशाली मानव संसाधन है बड़ी संख्या में पलायन कर रहे हैं। दिल्ली में चल जाइए, कलकत्ता में चला जाइए, महानगरों में चला जाइए, तो यहाँ के लोग, यहाँ के युवा पलायन कर रहे हैं। क्यों? कोई नीति नहीं है, स्थानीय नीति नहीं है। एक बार मैं प्रदीप तिवारी के पास आ रहा हूं। पिछली बार जब ये सदन से पारित हुआ था प्रदीप जी, उस समय जगन्नाथ महतो शिक्षा मंत्री हुआ करते थे। मैं उसके अगले दिन जगन्नाथ महतो जी के पास गया था, अब तो चूंकि हमारे बीच नहीं है, तो जगन्नाथ महतो जी ने कहा था कि अब बहुत होगा तो सरकार जो है वो 5वीं अनुसूची में लगाएगी इसको, 5वीं अनुसूची का पावर है हमारे पास। तो ऐसी स्थिति में 5th शेड्यूल की बात जब आती है तो आप कह रहे हैं कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्या लगता है 5th शेड्यूल में सरकार तो इसको लागू कर सकती है? चुनाव के समय हेमंत सोरेन इसको 5th शेड्यूल में लाएंगे, इसको लेकर के वोट लेंगे और फिर से सरकार में आ जाएंगे, फिर से सरकार में आकर के, और उसके बाद फिर तो उसके बाद 5 साल बाद ना सोचा जाएगा। सबको, सभी पार्टियों को ना सभी वर्गों का वोट चाहिए, समझे। अगर हेमंत सोरेन को 5th शेड्यूल में लाना चाहिए था ना, मैं तो कहूंगा, देखिए भले ही विचारधारा का विरोधी, मैं तो कहूंगा मर्द था रघुवर दास, भले आज राज्यपाल हो गए, एक दिन में 85 लागू कर दिया ना। और जो आज 32 के नाम पे विधवा विलाप कर रहे थी, रोना रो रहे हैं ये आजसू वाले जो सुदेश महतो है, तो डिप्टी सीएम के बनने का सपना देख रहे हैं, उन्होंने, उनकी पार्टी में तो 1985 पे ही साइन किया था ना। तो उन लोगों को किस मुंह से, देखिए मैंने शुरू से कहा ना कि 32 केवल लोग राजनीति कर, आप देखिए दुर्भाग्य है, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड एक साथ अलग हुआ, ठीक है, वहां उत्तराखंड में विवाद हुआ था, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हो गया, छत्तीसगढ़ में भी हो गया। ये हम लोगों के युवाओं को समझना कि हम लोग को ठगा जा रहा है। मतलब आप छत्तीसगढ़ और झारखंड की तुलना कर लीजिए, एक साथ बंटवारा हुआ ना, 1 डे में सेटलमेंट हो गया। आज छत्तीसगढ़ के सामने झारखंड खड़ा हो सकता है क्या? कहीं नहीं खड़ा हो सकता है। और शर्म आनी चाहिए सदन में बैठने वाले नेताओं को, उनको पैसा हम लोग के बाप के टैक्स से जाता, विधायक की सैलरी लेते हैं और सदन हम लोग के बाप के टैक्स से पैसा चलता, हमारे आपके टैक्स से पैसा चलता, और वो सदन को अवरोध करे जिस तरह काम कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को कि आप तुलना कर लीजिए छत्तीसगढ़ और झारखंड की। छत्तीसगढ़ में भाजपा का शासन था ना, यहां भी तो इतना दिन भाजपा का शासन था। अपना मुंह छिपाने लायक नहीं रहा, जब सामने तर्क वितर्क करेगा लोग तो केवल देखिए। ये आज मैंने सुना अमर बावरी का बयान,
वो थी 85 लागू किया था ना। मैं उन विधायकों को चैलेंज करता हूं, अगर कुआ था तो बोल दो कि रघुनाथ ने गलत किया था 1985 ला के। किस मुंह से 1932 की बात कर रहे हो? किस मुंह से ये जो सदन में उस समय जो कैबिनेट में बैठ के साइन किए थे वो आज 32 की मांग किस मुंह से कर रहे हैं? उनको कहना चाहिए कि हमने गलत किया था, हमसे गलती हो गई थी। सब ये दुमुहा सांप सुने हैं ना, सब दुमुहा सांप है। हमारा आपका बाप का टैक्स का पैसा सब वहां बैठ के कैंटीन में खा के और बर्बाद कर रहा है सब। केवल झारखंड को बहुत शर्म आती है बॉस, जब छत्तीसगढ़ से अपनी तुलना करते हैं ना, शर्म आता है। ऐसे नेताओं को तो सरेआम पब्लिक के सामने लाके जवाब देना चाहिए। बहस करे कोई नेता, मैं चैलेंज करता हूं, आके बहस करे इस मुद्दे पे हमसे। तो देखा आयुष, कुल मिलाकर के देखिए मेरे दाएं बाएं जो लोग बैठे हुए हैं ये किसी राजनीतिक दल से सरोकार नहीं रखते हैं। हमें ऐसा लगा कि इस मुद्दे पर राजनीतिक जो बातचीत है वो नहीं होनी चाहिए, लेकिन गैर राजनीतिक ये दोनों ऐसे लोग हैं जिनका दावा है कि ये झारखंड से प्यार करते हैं। तीसरा मैं भी हूं जिनका मेरा भी यही वादा है कि भाई मैं भी झारखंड से प्यार करता हूं। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच। एक झारखंड आंदोलनकारी हैं, एक वो शख्स हैं जो झारखंड, जिनको कहना है कि इनको झारखंड से मोहब्बत है। तो कुल मिलाकर के हर तबके का जो भावना है, उस भावना से स्थानीयता विधेयक को लेकर के हमने आपका तारुफ करवा दिया। ओवर टू यू आयुष। अभिषेक, जो बातें हमारे दर्शकों ने सुनी, हमने सुनी, राजनीति हो रही है नहीं हो रही है, सब अपने अपने तरीके से स्थानीय विधेयक को देख रहे हैं। एक तरफ ये बात रही, पिछली बार जब विधेयक को राजभवन भेजा गया था कई तरह के बातें सामने आए थे। उस वक्त राज्यपाल रमेश बैस थे, लिफाफा खुल ही नहीं रहा था, लिफाफे को लेकर कई तरह के सवाल आ रहे थे। फिर कुछ दिन बीत जाने के बाद विधेयक वापस कर दिया गया, फिर से विधेयक भेजा जाएगा। क्या लग रहा है, क्या फिर से राजभवन से इसे वापस लौटाया जाएगा? और कितनी बार इस विधेयक को राजभवन भेजा जा सकता है? कब तक इस तरह से खेल चलता रहेगा अभिषेक? बिल्कुल सही बात है। मैं हमारे पास मेहमान ही है, मैं उन्हीं लोगों से बातचीत कर लेता हूं। देखिए एंकर आयुष है, उनका सवाल है कि भाई पिछली बार जो राज्यपाल रमेश बैस थे उनके पास विधेयक भेजा गया सदन से पारित होकर के। रमेश बैस ने उसमें बताया कि भाई ये इसमें दिक्कत है, उन्होंने तो वापस आया, फिर से इसको सदन के पटल पर रखा गया। तो आखिर कब तक ये खेल चलता रहेगा? मतलब आखिर कोई लिमिट तो होती है, क्या लगता है कब तक ऐसा चलता रहेगा, या फिर कोई ठोस कभी ऐसा है कि सामने आएगा? देखिए, एक दिन तो दिन आएगा, वो दिन आशा पे पूरा आशावादी, पूरा दुनिया है आशावादी लोग हैं, और कोई ना कोई तो आएगा और कोई ना कोई इसका समाधान करेगा। एक उम्मीदें हैं और बदलाव हमेशा हुआ है, लेकिन यहाँ पर ईमानदार प्रशासन नहीं है। मेरे मित्र ने बहुत अच्छी बातों को कहा और बहुत चुनौती और बहुत जोरदार तरीके से कहा, दावेदारी के साथ कहा। इतना जोर बोलने वाला को मैं थैंक्स करता हूं कि मुझे भी झारखंड से मोहब्बत है। ये तो दाव के ताल ठोक के बोल रहे हैं, और मोहब्बत करने वाले लोग शांति के उपासक होते हैं, ये विद्रोह नहीं चाहते। अधिकारी लोग ईमानदार नहीं है। आज तेलंगाना में लागू है, तमिलनाडु में हर जगह स्थानीय नीति लागू है, आपका बिहार में लागू है भाई, छत्तीसगढ़ का उदाहरण सब जगह है। झारखंड में कौन अधिकारी है जो नहीं चाहता? इसको चिन्हित करना चाहिए। ये चिन्हित कीजिए कि कौन अधिकारी है जो नहीं चाहता। आज हाउस में बहुमत से पास हो गया, राज्यपाल का अभिभाषण हो गया, राज्यपाल के अभिभाषण के बाद में ये पारित हो जाता है और सब कुछ होता है, और उसके बाद में अगर लागू नहीं होता है और कुछ लोग सड़क में आके पिछले रोटी खा के या तो पिछले दरवाजे से राजनीति करना चाहते हैं और लोगों को हाशिए में ढकेलना चाहते हैं, राज्य का विकास को अवरुद्ध करना चाहते हैं, युवाओं को जो नौकरी देने की बातें हैं, नौकरी चाकरी की व्यवस्था की बातें हैं, उन लोग उसका नहीं होने देने का काम करना देना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पर नौकरी के नाम पे बहुत बड़ा युवाओं के साथ दोहन किया जाता है, शोषण किया जाता है। वो सब दुकानदारी लोगों की बंद हो जाएगी। वो नहीं चाहते कि झारखंड के लोगों को समृद्धशाली हो, लोग यहाँ के लोगों को जो नौकर चाकर धांगर के रूप में बोलेंगे कि धांगर के रूप में ही देखना चाहते हैं, यहाँ के लोगों को शोषण करना चाहते हैं, वही लोग नहीं चाहते कि झारखंड में शांति बहाल हो। 1932 का खतियान का जहां तक बात है, तो आपको भारती जी मैं बता दूं कि राज्य में जो सर्वे सेटलमेंट हुआ है, भूमि दस्तावेज जो हैं, वो अलग अलग जिलों में अलग अलग टाइम हुए हैं। ऐसा नहीं कि 1901 में भी हुआ है, 1910 में हुआ है, 12 में हुआ है, 32 में हुआ है, 64 में हुआ है, 68 में हुआ है। अलग अलग टाइम में अलग अलग सब टाइम फ्रेम में भूमि दस्तावेज हैं। लेकिन आज के तारीख में अगर ये पास भी हो जाता है, लागू भी होता है, तो अधिकारी बदमाशी करेंगे गांव में। अधिकारी क्या बदमाशी करेंगे उसको जो मुझे संदेह है,
अब जाएगा गांव का आदमी कि कास्ट इनकम बनवाने के लिए, तब उसके बोलेगा तो 32 में खतियान में नाम ही ना खो ले बेटा, अब वो आदमी फंस जाएगा। तो 1901 में हो। देखिए टेक्निकल बात को भी समझिए, अगर लागू भी होती है तो कई बात हो। इसलिए सरकार के अधिकारियों को, आला अधिकारियों को ये तय करना चाहिए कि नीचे तक धरातल पे कैसे उतरेगा, और अगर हम कोई भी हंडी में कोई चीज बनाते हैं तो उसका लाभ अगर आम जनता के लिए बनाए हैं तो आम जनता को उसका लाभ मिलना चाहिए, फलीभूत होना चाहिए। आयुष, इसमें टेक्निकल पॉइंट ये है कि विधेयक तो कितनी बार भी राज्यपाल के पास भेजा जा सकता है, सदन में उसको पारित करा करके राज्यपाल सहमति दे सकते हैं। अगर गैर सहमत है राज्यपाल, जैसा कि इस केस में हुआ, तो राज्यपाल उसमें संशोधन बताते हैं कि यह संशोधन इसमें होना चाहिए। इसको लेकर के वो सदन में अपना एक बयान भी देते हैं कि राज्यपाल की तरफ से ये संशोधन सुझाए गए। इन संशोधनों के आधार पर फिर से इस विधेयक को रीडिजाइन किया जाता है। एक बार फिर से ये राज्यपाल के पास जब जाता है तो राज्यपाल, ऐसी स्थिति में राज्यपाल के पास दो उपाय है। पहला उपाय यह है कि या तो वो राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकते हैं विधेयक को। राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करने के लिए कुछ प्रावधान है, जैसे अगर राज्यपाल को लगता है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इस विधेयक को लेकर के पशुपेश में आ सकता है, फंस सकता है, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करते हैं। ऐसे 2-3 और प्रावधान रखे गए। या फिर राज्यपाल असहमत भी हो सकता है, सहमति जता करके, और इसमें इसको जो है राष्ट्रपति को असहमति के लिए बाकायदा जो है वो सजेशन दे सकते हैं। लेकिन ये एक बहुत अलोकप्रिय कार्यवाही होती है, इससे राज्यपाल बहुत गलत संदेश देंगे। तो ऐसा अमूमन अब तक जो मेरी जानकारी है वो भारतीय इतिहास में देखने को नहीं मिली है। प्रदीप तिवारी भी मेरे पास है। प्रदीप जी, एक चक्रव्यूह है, पास कराइए, राज्यपाल को भेजिए, राज्यपाल से रिटर्न। मतलब मुझे याद है पिछले बार पास करवाने के 3-4 महीने, 6 महीने बाद तक तो वो राज्यपाल तक पहुंचा ही नहीं था। रमेश बैस का जो राज्यपाल था उनका बयान आया था कि भाई मेरे पास तो आया ही नहीं। तो मतलब सिर्फ इसी को नहीं, मैं सरना आदिवासी धर्म कोड है, ये उन्हीं, चूंकि दोनों विशेष सत्र ला करके और दोनों को पास किया गया था। तो कुल मिलाकर के ये है कि एक वॉलीबॉल जैसा खेला जा रहा है कि हम तो मार दिए हैं। भोजपुरी में एक कहावत है, एक कोठी के धान 2 कोठी कल जला। मैं आपको बता देता हूं आगे क्या होने वाला। अब आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने भेज दिया महामहिम के पास, अगले साल लोकसभा चुनाव है, मार्च में फिर विधानसभा सेशन होगा, तब तक महामहिम फिर वापस कर देंगे। उसके बाद फिर हेमंत जी फिर इधर पास करके भेजेंगे, भैया हमने भेज दिया, हमको वोट दो, ठीक है। फिर आ गया लोकसभा, उसके बाद लोकसभा चला गया, फिर विधानसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव में भी यही होने वाला है। देखिए, मैं शुरू से कह रहा हूं कि जब साधारण सी बात है, जब हाईकोर्ट का वर्डिक्ट है, न्यायालय है ना भाई, विधानसभा से उच्चतम न्यायालय है, उससे ऊंचा सर्वोच्च न्यायालय है। आप लोग जाइए ना, देखिए, मैं शुरू से कह रहा हूं कि ये नहीं होने वाला है। अगर 32 इनके ये लोग लागू भी कर देते हैं ना, तो उसमें जिनके पास जो भूमिहीन थे उनको ग्राम सभा डिफाइन करेगी ना। जाइए ना, पाकुड़ साहबगंज में ना गुमटी में आधार कार्ड बनता है, गुमटी में आधार कार्ड बन जाता है, तो 32 खतियान में नाम जोड़ाना कौन भारी बात हो जाएगी वहां के। इसीलिए मैं कह रहा हूं, हमारी शुरू से मांग है कि एक पारदर्शिता के साथ, जैसे अगोदर जी ने लागू किया, या फिर अन्य 2 राज्यों में जो भाई स्थानीय का ये कट ऑफ डेट को मान लीजिए। सबसे बड़ी बात है कि आप यहां विवाद, हम लोग कहते हैं बाहरी, भाई हम राज्य गठन के बाद नहीं आए हैं कि आप हमको बाहरी बोल रहे हैं। हम लोग यहीं पे थे तब राज्य गठन हुआ। कोई 50 से, कोई 60 से, कोई 65 से, कोई 70 से यहां रह रहा है, तब राज्य का गठन हुआ। तो निश्चित तौर पर हमारा भी तो अधिकार है ना भाई, बनता है ना। और इसी देखिए, मैं आपको भारती जी, शुरू से आपने मेरे इस आंदोलन को भी कवर किया है। मैं शुरू से बोल रहा हूं कि 32 प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, और ये आपको परिलक्षित भी हो रहा है। और अब देखिएगा, मैं अभी आपको भविष्यवाणी कर दिया ना, मार्च में जो सेशन होगा, उस लोकसभा की संभावित तिथि उसी समय रहेगी, उस समय फिर यही खेल होगा। तो आयुष, कुल मिलाकर के देखिए, मेरे साथ जो दोनों महोदय बैठे हुए हैं, दोनों ने अपना अपना बात बताई है। जो टेक्निकल परिप्रेक्ष्य वो भी मैंने आपको बताया कि भाई अभी राज्यपाल के पास तो जाना ही है। राज्यपाल या तो इसको फिर से संशोधन के लिए वापस कर सकते हैं, राज्यपाल राष्ट्रपति को भेज सकते हैं। तो ये सब ऑप्शंस अभी हैं। अभी तो देखना है कि इसमें प्रतिक्रिया। देखिए, 1932 और स्थानीय विधेयक जो है, यह इतनी मजबूरी है कि ना खुल के लोग समर्थन कर सकते हैं। जेएमएम के साथ तो यह है कि वो खुल के समर्थन करेगा क्योंकि वो उसके एजेंडे में है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के साथ यह कि ना वो खुल के समर्थन कर सकता है, ना खुल के विरोध कर सकता है। तो यह बड़ी एक पशुपेश वाली स्थिति है। अब देखना यह है कि इसका राजनीतिक फायदा कैसे भुनाने की कोशिश की जाएगी, और क्या सच में हम छठी उस बच्चे की बनाएंगे जो बच्चा पैदा होगा। जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत, तमाम जानकारियां देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
ये थे हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक भारती, जिनके साथ दो मेहमान बैठे थे, जिन्होंने 1932 खाद्यान्न आधारित स्थानीय नीति को लेकर तमाम बातें रखी। कैसे पारित हो सकता है और अगर नहीं पारित होगा तो इसका राजनीतिक लाभ या फिर नुकसान कैसे किसको मिल सकता है। 5वीं अनुसूची की बात हुई, राजभवन को लेकर बात हुई, जो टेक्निकल पेच है उसको लेकर बात हुई। अब देखना यह है कि 1932 खाद्यान्न आधारित स्थानीय नीति महज एक राजनीतिक मुद्दा रह जाता है या फिर सदन से तो पारित हो चुका है, राजभवन से भी इसे सहमति मिल सकती है। क्या पूरी तरह से हरी झंडी 1932 खाद्यान्न आधारित स्थानीय नीति को मिलती है या फिर सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए इसका इस्तेमाल चुनाव दर चुनाव किया जाएगा?